गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल विषय में भारत के भौतिक प्रदेश, और उसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं भारत के पठारों के बारे में या प्रायद्वीपीय पठारों के बारे में। अब तक आपने पढ़ा दक्कन का पठार, दूसरा मेघालय का पठार, तीसरा आपने पढ़ा छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, एक बार इन तीनों को मैं लेक्चर में बता देता हूँ, फिर उसके बाद में हम अगले वाले पठार पे जाएंगे। ठीक है बेटा, यहाँ पर आपके ये है आपके दक्कन का पठार। इसे दक्कन का लावा पठार भी बोलते हैं। कैसा है ये? दरारी उद्गार से बना हुआ पठार है। दरारी उद्गार से कौन से ब्रिटिश के युग का है। ठीक है, ऐसे ही दरारी उद्गार से बने हुए दो पठारों के बारे में मैंने आपको बताया था। वैसे तो बहुत सारे हैं, एक बताया था अमेरिका का कोलंबिया का पठार और दूसरा बताया था ब्राजील में ब्राजील का पठार। इसके बाद हमने पढ़ा था मेघालय का पठार। यहाँ पर हमने पढ़ी थी गारो, खासी और जयंती। ठीक है, मैंने ये बताया था इसे हम मेघालय का पठार, शिलोंग का पठार, कार्बी एंगलोंग का पठार और उत्तर कचार की पहाड़ियां भी बोलते हैं। ये जो पठार है इसका जो महत्व है वो क्या है बेटा, कि जब बंगाल की खाड़ी से आपको मालूम है हमारे यहाँ दो तरह के मानसून होते हैं। एक अरब सागर से होता है मानसून, जो उसके बारे में बताया था मैंने आपको, पश्चिमी घाट में वर्षा कराता है, यहाँ पर बताया था 400 फुट। और उसके बाद में बताया था बंगाल की खाड़ी में जो मानसून है ये क्या करता है, जब मानसून यहाँ पर आता है मेघालय के पठार पर, इसको गारो, खासी और जयंती की पहाड़ी पर टकराता है। और जो खासी यहाँ स्थित आपके मौसम राम और चेरापूंजी में संसार की सर्वाधिक वर्षा कराता है। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पढ़ा था छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, कहाँ पे बताया था मैंने, ये झारखंड को। इसे हम दो भागों में, और दामोदर नदी इसे दो भागों में बांटती है। तो एक हो जाता है आपसे हजारीबाग का पठार और दूसरा आपको रहता है रांची का पठार। इसके बारे में जो विशेषता बताई थी मैंने आपको बताया था, इसे भारत का रूर प्रदेश बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? मैंने आपको बताया था रूर प्रदेश विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों में से एक है। वैसे ही जो ये छोटा नागपुर का पठार है वह भारत के औद्योगिक प्रदेशों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। दूसरा मैंने आपको बताया था कि इसे खनिजों का अजायब घर कहते हैं। क्यों कहते हैं बेटा? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी मात्रा में खनिज मिलते हैं। ये अपन ने पिछले वाले अध्याय में पढ़ा। अब उसके बाद हम यहाँ पढ़ेंगे, तो मैं एक एक पठारों के नाम लिख देता हूँ, फिर आपको चित्र के द्वारा वापिस समझा देंगे। अगर आपने इसमें से कुछ नहीं उतारा हो, पहले रह गया हो, तो आप इसे उतार सकते हैं जब तक। अब यहाँ पर है
चौथा जो पठार के रूप में आपके पास है वो है मालवा का पठार। मुख्य रूप से कहां पे है ये? मध्य प्रदेश में। कहां पे है? मध्य प्रदेश में। लेकिन इसके 3 भाग करेंगे हम। एक करेंगे यहां पर है, इसे बोलते हैं इधर बुंदेलखंड का पठार। एक यहां पर है, इसे हम बोलेंगे बघेलखंड का पठार। इसी में एक यहाँ पे है, इसे बोलेंगे हम हाड़ौती का पठार। ठीक है, ये हो गया आपका मालवा का पठार। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। इसके हमने हिस्से कर दिए। कौन सा हिस्सा किया? पहला किया बुंदेलखंड का पठार। तो चौथे का पहला जो हिस्सा है आपका क्या है? बुंदेलखंड का पठार। इसकी स्थिति कहां पे है? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में। दूसरा आपने इसी का बघेलखंड का पठार। इसकी स्थिति कहां है बेटा? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आपके झारखंड। तीसरा है आपके हाड़ौती का पठार। आपको मालूम है ये कहां पे है? राजस्थान में है। तो अपन क्या लिखेंगे? मध्य प्रदेश और राजस्थान। मध्य प्रदेश व राजस्थान। ठीक है, इसे उतारो। उतार लिया? उतार लिया तो मैं आपको समझा देता हूं कि ये जो पठार है इसे हम बोलते हैं मालवा का पठार। क्या बोलते हैं? मालवा का पठार। इसकी जो स्थिति है वो कहां पे है? मध्य प्रदेश में। इस पठार में कुछ हिस्से निकले हुए हैं। जो एक हिस्सा ये वाला है जिसे आप बोलते हैं उत्तर पश्चिम का हिस्सा। कौन सा है ये? उत्तर पश्चिम का हिस्सा। कहां पे है ये? उत्तर पश्चिम में। जो उत्तर पश्चिम का हिस्सा है वो क्या कहलाता है? इसका बुंदेलखंड। क्या कहलाता है बेटा? बुंदेलखंड। और जो इसकी स्थिति है वो है एमपी और यूपी, मतलब मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। इधर जो आपके ये वाला हिस्सा निकला हुआ है इसे आप पश्चिमी हिस्सा भी बोल सकते हैं। तो मालवा के पठार का पश्चिमी हिस्सा किस रूप में है? हाड़ौती के पठार के रूप में है। ये हाड़ौती का पठार कोटा बूंदी के पास वाला स्थान आ गया जो एमपी से लगा हुआ है। ठीक है, तो इसकी पोजीशन क्या होगी? मध्य प्रदेश और राजस्थान। ये जो दक्षिण पूर्व का जो हिस्सा है इसको बोलते हैं बघेलखंड का पठार। तो ये मध्य प्रदेश और झारखंड। ठीक है, कहां पे लगा हुआ है? मध्य प्रदेश और झारखंड से लगा हुआ है। तो आपके समझ में आ गया होगा मालवा का जो पठार है मध्य प्रदेश में है। इस पठार के हम 3 हिस्से कर देंगे, बुंदेलखंड, बघेलखंड और हाड़ौती। तो इनकी जो पोजीशन है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड और उत्तर प्रदेश हो गया मध्य प्रदेश और राजस्थान। अब इसको मैं ऐसे कर देते हैं, एक जो यहाँ पर हो रहा है पठार, ठीक है, इसे बोलते हैं दंडकारण्य
का पठार। ठीक है, इसकी जो स्थिति है मैं लिख देता हूं, कौन सा पठार है, दंड कारण्य। पांचवें नंबर का जो हमारा पठार है वो है दंड कारण्य पठार। इस जो पठार कहां पे है, ये छत्तीसगढ़ व उड़ीसा में है। इस जो पठार की विशेषता क्या है बेटा, ये ऊबड़ खाबड़ पठार के रूप से जाना जाता है। क्या है, ऊबड़ खाबड़ पठार के रूप में जाना जाता है। और इसकी एक अन्य विशेषता है, ये क्या है, नक्सली प्रभावित पठार में आता है। मतलब यहाँ पर नक्सली गतिविधि है वो ज्यादा है। ठीक है, इस जगह है ये उड़ीसा और ये झारखंड के मध्य में स्थित है। और ये जो पठार है वह ऊबड़ खाबड़ पठार के रूप में आता है। तो आप इसे उतार लीजिए, फिर मैं आपको इसके बारे में और बता दूंगा। आपने लिख लिया होगा, दंड कारण्य का जो पठार है वो कहां पर है, छत्तीसगढ़ में उड़ीसा में स्थित है। यह ऊबड़ खाबड़ पठार के रूप में जाना जाता है। भारत के जो और पठार है वो इतने ऊबड़ खाबड़ नहीं है, उनकी तुलना में दंड कारण्य का पठार सबसे ज्यादा ऊबड़ खाबड़ है। और इसकी जो एक अन्य विशेषता है वो क्या है कि यह नक्सली प्रभावित, मतलब आतंकियों का भी गढ़ है। यहाँ पर जो नक्सली लोग हैं वो इस पठार में रहते हैं। इसके बाद में हम पढ़ेंगे तेलंगाना का पठार। ये तेलंगाना का पठार कहाँ है, ये तेलंगाना का पठार है इस जगह। कौन कौन से, यहाँ पर है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु। ठीक है, बड़े रफ मैप है। ठीक है, तो ये तेलंगाना का पठार कहाँ पे है, पहले तो ये आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु में था। लेकिन जब आंध्र प्रदेश से टूटकर तेलंगाना अलग राज्य बन गया तो इसकी स्थिति कहाँ आ गई, तेलंगाना में। तो इसका नाम भी हमने क्या रख दिया, तेलंगाना का पठार। कहाँ स्थित हो गया, तेलंगाना का पठार स्थित हो गया। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। एक पठार आपके यहाँ पर है, इसे आप बोलते हैं कर्नाटक का पठार। इसे आप मैसूर का पठार भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम अगला पढ़ेंगे 7वें नंबर का पठार है वो है मैसूर या कर्नाटक का पठार। कहाँ पे स्थित है, कर्नाटक में। ठीक है, इसे उतार लीजिए, फिर हम इसके बारे में बता के फिर हम लोग अगला जो भौतिक प्रदेश है हमारा तटीय प्रदेश उसके बारे में चर्चा करेंगे।
हमने जो अंत में पढ़ा वो पढ़ा ये जो दो तेलंगाना और मैसूर के पठार के बारे में हमने लास्ट में पढ़ा है। ठीक है, तेलंगाना में जो पठार है 3 राज्यों में है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु। इनके बीच में इसकी स्थिति है। दूसरा आपने पढ़ा कर्नाटक का पठार, जो कहाँ पे है, कर्नाटक में, इसे ही हम मैसूर का पठार भी बोलते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे अगला जो भौतिक प्रदेश है तटीय प्रदेश के बारे में। अगला जो हमारा टॉपिक है या चौथा भौतिक जो प्रदेश है वो है तटीय प्रदेश। यहाँ पर आपके दिमाग में एक चीज आया, तटीय प्रदेश कौन से होते हैं। तो आपको बता दूं कि महासागर के या जमीन के वो हिस्से जो पानी से लगे हुए होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, तटीय प्रदेश। या परिभाषा के रूप में लिख सकते हैं महासागरों के वो तट जो प्रदेशों से लगे हुए होते हैं। या इसे दूसरे शब्दों में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो महाद्वीपों के वो तट जो किसी महासागर से लगे हुए होते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, तटीय प्रदेश। जैसे हम नक्शे में देख रहे हैं, ठीक है। ये जो है हमारा भारत का प्रायद्वीप है और ये प्रायद्वीप की सीमा है। ये क्या है, प्रायद्वीप की स्थलीय सीमा। ठीक है, और ये कहाँ लगी हुई है, जल सीमा के साथ। ये वाला जो प्रदेश है ये जो है ये कहाँ लगा हुआ है, अरब सागर के साथ। और ये वाला जो प्रदेश है ये लगा हुआ है बंगाल की खाड़ी के साथ में। और ये जो प्रदेश है ये लगा हुआ है हिंद महासागर के साथ में। तो हिंद महासागर के साथ में तो क्या है, हमारी बहुत कम सीमा है। या दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि जब भारत का प्रायद्वीपीय पठार समुद्र की तरफ बढ़ा तो उसने हिंद महासागर को 2 हिस्सों में बांट दिया। पश्चिमी भाग कहलाया अरब सागर और पूर्वी भाग कहलाया बंगाल की खाड़ी। तो जो बंगाल की खाड़ी और जो ये अरब सागर है ये बेटा हिंद महासागर के ही 2 भाग है। जब गोंडवाना लैंड टूटा तो प्रायद्वीपीय भारत के जब ये त्रिभुजाकार आकृति ये खसकी तो समुद्र की तरफ आगे बढ़ी। तो समुद्र की तरफ आगे बढ़ी तो इसने क्या किया, समुद्र को ही 2 भागों में बांट दिया, एक अरब सागर की तरफ और एक बंगाल की खाड़ी की तरफ। ठीक है, तो हमारी जो तटीय सीमा है वो यहाँ से, इससे पहले हमारी थल सीमा है, यहाँ भी हमारी स्थल सीमा है, थल सीमा या स्थल सीमा। यहाँ से जो आपके है जल सीमा और यहाँ से आपके जल सीमा। ये जो हिस्सा है इसे आप बोल सकते हैं सौराष्ट्र का हिस्सा। कौन सा बोल सकते हैं, सौराष्ट्र। तो हमारी जो तटीय सीमा कहां से चली, सौराष्ट्र से चली और कहां तक आ गई, बंगाल तक। कहां तक आ गई, बंगाल तक। बाकी के जो हिस्से हैं इसमें बीच बीच में आते रहेंगे, लेकिन हमने भी सुविधा की दृष्टि से तटीय प्रदेशों को 2 भागों में बांट दिया है। हमने क्या किया है, सुविधा की दृष्टि से इन तटीय भागों को 2 भागों में बांट दिया है। एक पूर्वी तट
और एक पश्चिमी तट। ठीक है, तो प्रायद्वीप के जो पूर्व की तरफ स्थित है, प्रायद्वीप के जो पूर्व की तरफ स्थित है, इसे क्या कहते हैं, यहाँ लिख देता हूं मैं, पूर्वी तट या पूर्वी तटीय प्रदेश। और प्रायद्वीप के जो पश्चिमी तरफ स्थित है, ये वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं हम पश्चिमी तट। और कुछ जो तटीय भाग है हमारा, वो कहाँ है, द्वीप समूह के रूप में है। लेकिन जब हम भारत का विभाजन या भौगोलिक विभाजन जब पढ़ते हैं या भौतिक प्रदेश पढ़ते हैं, तो हम द्वीप समूह को एक अलग टॉपिक के बारे में या अलग टॉपिक के रूप में पढ़ेंगे, इसलिए हमने इसे यहाँ पर जोड़ा नहीं है। तो क्या हो गया, पूर्वी भाग वाला पूर्वी तट, पश्चिमी भाग वाला पश्चिमी तट। अब बेटा इसमें भी थोड़ा सा अंतर है, इसे तो हम प्रदेशों के आधार पर बांटते हैं। पश्चिमी तट का जो नाम है वो प्रदेशों के आधार पर है, जबकि जो पूर्वी तट का जो भाग है, इसे हम नदी घाटियों के रूप में जानते हैं। तो जो हम सबसे पहले करेंगे पूर्वी तट की बात, किसकी बात करेंगे, पूर्वी तट की बात। तो आप ये देखेंगे, यहाँ मैंने बताया था आपको छोटा नागपुर का पहाड़ बताया था, याद है आपको। यहाँ से जो दामोदर नदी निकलती है वो बंगाल में इस जगह आकर मिलती है। यहाँ पर ये गंगा की सहायक नदी है, इसे आप बोलते हैं हुगली। इस हुगली के ऊपर क्या है, कलकत्ता बसा हुआ है। क्या बसा हुआ है, कलकत्ता शहर। ये तो है आपकी दामोदर नदी। यहाँ पर आती है आपकी, यहाँ से महानदी। कौन सी नदी आती है, ये तो हो गई आपकी दामोदर नदी, और ये होगी आपकी महानदी। तो दामोदर नदी और महानदी के बीच में जो पूर्वी तट का जो भाग है, उसे बोलते हैं उत्कल का मैदान। क्या बोलते हैं, उत्कल का मैदान। ठीक है, और फिर है महानदी और कृष्णा। कृष्णा जो यहाँ से निकलती है, इसके जो बीच का जो भाग है, इसे हम बोलते हैं उत्तरी सरकार तट। क्या बोलते हैं, उत्तरी सरकार तट। और ये कन्याकुमारी तक, कृष्णा से कन्याकुमारी तक का जो हिस्सा है, उसे हम क्या बोलते हैं, कोरा मंडल तट। तो आपने ये देखा कि किस तरीके से ये तट बने हुए हैं। बंगाल में, बंगाल से उड़ीसा तक, बंगाल से उड़ीसा तक, यानी देता हूं मैं ना, इनको हटा देता हूं। सबसे पहला है उत्कल का मैदान। कहां से है, बंगाल से उड़ीसा के बीच वाला तटीय भाग। आप देखेंगे ये जो बंगाल है, यहां से उड़ीसा, ठीक है, ये जो है उत्कल का मैदान है आपका। ये जो उड़ीसा से और तमिलनाडु तक का हिस्सा है, इसे आप बोलते हैं उत्तरी सरकार तट। दूसरा जो आपका है उड़ीसा से तमिलनाडु तक, क्या है, उत्तरी सरकार तक। यहीं पर आपका भाखड़ा नागल बांध है, जो महानदी के ऊपर बना हुआ है, जो भारत का सबसे बड़ा बांध है।
तो यहाँ पर क्या है, भारत का सबसे बड़ा बांध है। उसके बाद में उत्तरी सरकार तट से कन्याकुमारी तक का जो भाग है, ये कन्याकुमारी तक का जो भाग है उसे हम क्या बोलते हैं, कोरामंडल तट। ठीक है बेटा, तो आपके समझ में आ गया होगा। ये हुगली नदी है, यहाँ पर ये हुगली नदी के साथ में गंगा नदी के साथ में दामोदर नदी मिलकर कहाँ गिरती है, बंगाल नदी खाड़ी में। तो दामोदर नदी का जो छोर है उससे महानदी तक के छोर के बीच में क्या है, आपके उत्तर का मैदान है, ये पूर्वी तट का पहला भाग है। फिर महानदी से ये है आपके कृष्णा नदी के बीच वाला जो हिस्सा है, इसे आप क्या बोलते हैं, दूसरे नंबर का भाग, उत्तरी सरकार तट। उसके बाद में जो कृष्णा नदी से जो कन्याकुमारी तक का हिस्सा है, इसे आप बोलते हैं कोरामंडल तट। ये हो गया आपके पूर्वीय तटों की स्थिति। इसके बाद में हम पढ़ेंगे अब पश्चिम की तरफ के तट। मेरा ये यहाँ से हमारी जो सीमा चालू हुई है और यहाँ दमन तक, यहाँ तक दमन द्वीप तक जो पहला तट है, इसे आप बोलेंगे सौराष्ट्र का तट या काठियावाड़ का तट। गोवा तक जो तट है उसे आप बोलेंगे कोंकण तट या गोवा तट। ठीक है, पहला तट हो गया आपके दमन द्वीप तक, इसको आपने बोला सौराष्ट्र या काठियावाड़। दूसरे को आपने बोला कोंकण तट या गोवा तट। ये दमन द्वीप से लेकर कहां तक है, गोवा तक है। गोवा से लेके न्यू मैंगलोर या मैंगलोर या न्यू मैंगलोर पोर्ट तक, न्यू मैंगलोर, पहले बैंगलोर था, इसका नाम अब मैंगलोर हो गया। न्यू मैंगलोर पोर्ट तक कौन सा है, कन्नड़ का तट। कौन सा बेटा, कन्नड़ तट या कर्नाटक का तट। इसके बाद में यहां से लेकर न्यू मैंगलोर से लेके और कन्याकुमारी तक का जो तट है उसे आप बोलते हैं मालाबार तट। ठीक है, ये हो गया आपके पश्चिम के 4 तट। तो पश्चिम के जो 4 तट है बेटा, तो पहला हो गया आपका सौराष्ट्र व काठियावाड़ का तट। दूसरा आपका हो गया कोंकण या गोवा तट। तीसरा आपका हो गया कर्नाटक या कन्नड़ तट। और चौथा आपका हो गया बेटा मालाबार का तट। अब इनकी जो स्थिति एक बार बता लीजिए, मैं आपको एक बार वापिस इनको समझा दूंगा।
हमने पढ़ रहे हैं पश्चिमी तट, तो मतलब प्रायद्वीपीय भारत का जो पश्चिमी हिस्सा है, जो समुद्र से लगता हुआ है या सागर से लगता हुआ है या अरब सागर से लगता हुआ, उसे हमने क्या बोला, पश्चिमी तट। ये कहाँ से चालू होता है? गुजरात से चालू होता है और केरल तक है। ठीक है, गुजरात से चालू होकर कहाँ तक है? केरल तक है। तो यहाँ पर जो पहला गुजरात से लेकर दमन तक का हिस्सा, गुजरात से दमन तक का हिस्सा हम क्या बोलते हैं? सौराष्ट्र या काठियावाड़ का। कहाँ से? सौराष्ट्र, गुजरात, कच्छ की खाड़ी से लेकर दमन तक का हिस्सा क्या कहलाया आपका? सौराष्ट्र का तट या काठियावाड़ का तट। दूसरा जो दमन द्वीप से लेकर गोवा तक का जो प्रदेश है या जो तटीय प्रदेश है, उसे हम बोलते हैं कोंकण तट या गोवा तट। उसके बाद में जो गोवा से लेकर न्यू मैंगलोर जो बंदरगाह है, वहां तक का जो तट है उसे बोलते हैं कन्नड़ तट या कर्नाटक का तट। ठीक है, और इसके नीचे केरल में जो कन्याकुमारी तक का हिस्सा है उसे बोलते हैं हम मालाबार तट। तो आपको समझ में आ गया, ये है भारत के तटीय प्रदेशों के बारे में पढ़ा। और इन तटीय प्रदेशों को हमने 7 भागों में बांटा। पूर्व के 3 भाग, पहला है आपका उत्कल का मैदान, दूसरा था आपका उत्तरी सरकार तट, और तीसरा था आपका पूरा मंडल। जो ये 3 तट थे, इनको क्या है बेटा? इनको हमने नदी घाटियों के हिसाब से बनाया था या माना था। तो पहले यहाँ की आपकी गोदावरी नदी, ये हम रिवीजन कर रहे हैं। गोदावरी से कहाँ आए थे हम? महानदी तक। और महानदी से और कृष्णा नदी, कौन सी नदी? कृष्णा नदी तक का जो हिस्सा था वो था उत्तरी सरकार तक। और कृष्णा नदी से और कन्याकुमारी तक का जो हिस्सा था वो कहलाया आपका कोरामंडल तक। ये तो हो गया आपके पूर्वीय तट। इस बार 1, 2 और 3 भागों में आपने बांटा है। उसके बाद हमने पढ़े, तो आपको मालूम चल गया सागर का वह भाग, प्रायद्वीपीय भारत का वह भाग जो सागर का पूर्व की तरफ लगा हुआ है वो हो गया पूर्वी तट। और सागर का वह भाग जो पश्चिमी तट के साथ लगा हुआ है वो कहलाया पश्चिमी तट। अब यहाँ पर जो हमने इस पश्चिमी तट को 4 भागों में बांटा। पहला भाग सौराष्ट्र या काठियावाड़ का तट, जो कहाँ से है? सौराष्ट्र या कच्छ से चालू होकर गोवा, ये दमन तक, दमन और दीव तक। और दमन और दीव से गोवा तक का जो हिस्सा है वो है कोंकण या गोवा तक। और गोवा के बाद न्यू मैंगलोर पोर्ट तक का जो हिस्सा है उसे हमने बोला कन्नड़ तट या कर्नाटक का तट। उसके बाद जो हमने अगला पढ़ा वो पढ़ा हमने मालाबार तट। तो आज की जो क्लास थी उसमें हमने पठार पढ़े। पठारों के साथ हमने क्या पढ़ा? तटीय प्रदेश पढ़ा। तो हमने क्या क्या पढ़ा वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ताकि आपको उससे संबंधित कोई भी समस्या हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। सबसे पहले पढ़ा आपने पठारी प्रदेश में दक्षिण का नावा पठार। दूसरा आपने यहाँ पढ़ा मेघालय का पठार। यहाँ पर आपने पढ़ा छोटा नागपुर का पठार। यहाँ दक्षिण का नावा पठार, यहाँ मेघालय का पठार। यहाँ पर आपने पढ़ा छोटा नागपुर का पठार। यहाँ पर आपने पढ़ा मालवा का पठार, जिसके हमने 3 हिस्से करे। पहला जो उत्तर पूर्वी तो उत्तर पश्चिमी हिस्सा है वो बुंदेलखंड का, दूसरा दक्षिण पूर्वी जो हिस्सा है बघेलखंड का, और जो पश्चिमी हिस्सा है वो हमने पढ़ा हाड़ौती के पठार के रूप में। यहाँ हमने पढ़ा झारखंड और उड़ीसा के साथ में दंडकारण्य का पठार। ये जो पठार बताया मैंने आपको भारत का सबसे ऊबड़ खाबड़ पठार है। उसके नीचे हमने तेलंगाना का पठार पढ़ा और ये बताया कि किस प्रकार तेलंगाना का जो पठार है आज कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना में। जब तेलंगाना आंध्र प्रदेश से हट गया तो ये जो पठार कहाँ आ गया? नए प्रदेश के रूप में जब बना तो ये जो पठार आ गया था तेलंगाना के अंतर्गत, इसलिए इसे हम तेलंगाना का पठार भी बोलते हैं। तो इसकी जो मुख्य स्थिति हो गई आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु। उसके बाद में हमने पढ़ा यहाँ पर मैसूर का पठार। तो मैसूर का पठार है
उसे कर्नाटक का पठार भी हम बोलते हैं। उसके बाद में हमने पढ़े तटीय प्रदेश। तटीय प्रदेशों में हमने पढ़े पूर्वी तटीय प्रदेश और हमने पढ़े पश्चिमी तटीय प्रदेश। पूर्वी तटीय प्रदेश में हमने पढ़ा उत्तर का मैदान, उसके बाद था उत्तरी सरकार तट, उसके बाद पढ़ा हमने कोरोमंडल तट। और जो पश्चिमी तटीय प्रदेश है उसमें हमने पढ़ा सौराष्ट्र या काठियावाड़ का तट, दूसरा हमने पढ़ा कोंकण या गोवा तट, तीसरा हमने पढ़ा कर्नाटक या कन्नड़ तट और चौथा हमने पढ़ा मालाबार तट। अगर आपको इसमें कोई भी समस्या है या कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे व्हाट्सएप के द्वारा पूछ सकते हैं, ठीक है। और कल जो हम नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे भारत के द्वीपीय प्रदेश और भारत के मरुस्थल के बारे में। उसके बाद में ये हमारा जो चैप्टर है खत्म हो जाएगा और हम नया चैप्टर चालू करेंगे। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि अगला जो व्याख्यान होगा उसके अंतर्गत हम ये जो भारत के जो भौतिक प्रदेश हैं उनको समाप्त करते हैं। अगर आपने इसमें करीब 12-13 वीडियो हो गए हैं, सारे वीडियो को देखो। अगर कोई समस्या हो तो जब मैं अगला वीडियो बनाऊंगा उससे पहले आप मुझे मैसेज कर दें ताकि मैं आपकी जो समस्याएं हैं उनको सुलझाने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।